मतलब अध्यात्म में एक देखो ऐसा नहीं है कि कोई खाली आंख बंद करके प्रैक्टिस करते जाओ तो ये अध्यात्म हो गया या योग हो गया। इसके साथ में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार का हमारा डेटा के बारे में वगैरह वगैरह हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो एक पूरा जिस तरह एक मैकेनिक होता है तो एक इंजन किस तरह काम करता है वो अच्छी तरह समझ लेता है, इसी तरह हमारा ये जो इंजन है बॉडी ब्रेन सिस्टम, इसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। What are the fuels we need to run our system? A. Normal food without any fat of being vegetarian or non-vegetarian. For food is fuel to the body. It has no part to play beyond this. B. The second fuel is air. And the third fuel are the incoming impulses through our five sense organs. तो 3 प्रकार के यहाँ फ्यूल हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। पहला जो है वो हम जो खाना खाते हैं और पीते हैं वो एक प्रकार का फ्यूल है। दूसरा जो है हवा, हम जो सांस लेते हैं तो श्वास और प्राण जो है वो भी हमारा एक फ्यूल है। और तीसरा हमें पांचों इंद्रिय से जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आते हैं वो भी एक प्रकार का फ्यूल है। तो ये 3 प्रकार के फ्यूल हमारे अंदर आते हैं। अब यहाँ एक फूड के बारे में एक और उन्होंने एक्स्ट्रा कमेंट की है कि विदाउट एनी फैट ऑफ बीइंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए कोई किसी प्रकार का एक क्रेविंग नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ और वेजिटेरियन होंगे तो ही आध्यात्मिक प्रगति होंगे, या नॉन वेज ही चाहिए या नॉन वेज ही होने से। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार की एक इस तरह की मानसिक कंसेप्ट या कुछ बिलीफ हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो खास एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ कहते हैं कि जो फूड है उसका जो पार्ट टू प्ले है, मतलब वो जो कामगिरी करता है वो फिजिकल लेवल पर ही है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, खास करके हमारे धर्म और दूसरे जो फिलॉसफी वगैरह आकर इसको ज़्यादा बिन जरूरी महत्व दे दी गया है। और फिर फूड के बारे में ये फूड लेना चाहिए, ये फूड नहीं लेना चाहिए, ये फूड लोगे तो इस प्रकार ये होगा, ये और इसको फिर हमने तो फूड को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक उसके अंदर डाल दिया है कि ये पर्टिकुलर टाइप का फूड होगा, वेजिटेरियन फूड होगा, ऐसा होगा तो ही वो सात्विक फूड कहलाएगा, और कुछ और प्रकार का तीखा तमतमता वगैरह होगा तो वो राजसिक होगा, और बासी फूड होगा तो तामसिक होगा। ये सब हमने हमारे कुछ आचार्यों ने इस प्रकार की बातें बना दी है। हकीकत ये है कि सावरिया जी का तो ये कहना था बिल्कुल कि भाई जो फूड है वो फिजिकल लेवल के ऊपर ही काम करता है, उसको जो करना है वो फिजिकल लेवल पर करेगा, उससे आपकी मनोस्थिति, आपकी साइकोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि आप कोई सो कॉल सात्विक फूड खाएंगे तो सात्विक बन जाएंगे ऐसा नहीं है, और राजसिक फूड खाएंगे तो राजसिक, या तामसिक फूड खाएंगे तो तामसिक बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो है वो हमारी मन की स्थिति है। तो एक व्यक्ति की मन की स्थिति अच्छी है और वो कोई भी खुराक खाएगा जिसको हम राजसिक या तामसिक कहते हैं, वो खाना खाएगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक व्यक्ति जो है जिसकी मन की स्थिति ही दूषित है, अच्छी नहीं है, उसको चाहे जितना भी आप सात्विक खुराक खिलाओ, विटामिन वाला खुराक खिलाओ, अच्छा खुराक खिलाओ, तो उससे कुछ उसके मन के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। सात्विक खाना खाने से कोई सात्विक नहीं बन जाता, जिसको हम सात्विक कहते हैं ऐसा। बाकी हकीकत में कोई फूड सात्विक, राजसिक, तामसिक होता ही नहीं है। पर अगर हम इसको इस तरह माने भी तो भी कई सात्विक खाना खाने से थोड़ी कोई सात्विक हो जाता है। ये तो मन की स्थिति है, और उसके लिए ये मन की स्थिति को सात्विक बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वही चीज़ तो IESM सेंटर के अंदर है। आई मतलब भी क्या है, हम समझते हैं कि भाई आई मतलब सत्व, ई मतलब रजस, और एस मतलब तामसिक, तमस।
तो ये सत्व रजस तमस तो जो है वो तो IESM केंद्रों की ये कामगिरी है। उसको आपका खाना पीने से क्या लेना देना। कुछ खा लेंगे तो हमारा ये इंटेलेक्चुअल सेंटर अच्छी तरह काम करने लगेंगे। जो सोपुल सात्विक खुराक खाएंगे तो इंटेलेक्चुअल अच्छा काम करेगा, और कुछ ऐसा खुराक खाएंगे तो इमोशनल सेंटर भड़क जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बात है और इसके अंदर हम बहुत बिलीव करते हैं। और जो खास करके धार्मिक लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों के अंदर ज़्यादा मानते हैं, पर इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि दावरिया जी कहते हैं कि आप क्या खाते हैं इसका महत्व नहीं है, पर आप कैसे खाते हैं, क्यों और कब खाते हैं, इसका ज़्यादा महत्व है। उसकी आगे भी वो बात करते हैं, तो फिर आगे देखेंगे। और दूसरा, जैसे हमने एयर फूड, और तीसरा इनकमिंग इम्पल्स। तो ये 3 प्रकार के फ्यूल्स हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में आते रहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्यूल नंबर 2B is 100 times more powerful than fuel number 1A, food, and fuel number 3C, incoming impulses, is 1000 times more powerful than fuel number 2, air, like coal, petrol and nuclear power. तो ये तीनों का जो है अलग अलग ग्रेड में है, उसकी जो शक्ति है, पावर्स है। तो जो फिजिकल फूड हम खाते हैं तो उससे कुछ प्रकार की, लिमिटेड प्रकार की हमें शक्ति मिलती है। एयर फूड जब अंदर लेते हैं तो उससे और अच्छी प्रकार की जो है ऊर्जा, एनर्जी हमें मिलती है। और तीसरा जो है ये है इनकमिंग इम्पल्स, तो वो तो एकदम सूक्ष्म है और सबसे पावरफुल है। तो उसके अंदर जैसे कि न्यूक्लियर पावर्स कहते होते हैं, इस तरह के ये इनकमिंग इम्पल्स जो है वो इतना पावरफुल एक फ्यूल हमारे अंदर आता है। The efficient use of this fuel is neither philosophy nor religion but pure scientific yoga practices, and this prepares the body brain system for higher possibilities. तो उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए। तीनों प्रकार के जो फूड आते हैं, अगर फिजिकल फूड है तो वो भी एफिशिएंट उसका यूज होना चाहिए। मतलब कि जितना बॉडी को खुराक की ज़रूरत है इतना ही खुराक लेना चाहिए। उसके जो टाइमिंग जो है योग के अंदर बताया है वो उसको मेंटेन करना चाहिए। और एयर फूड जो है वो भी, अब तो हम जानते हैं कि एयर फूड जो है, रियल एयर फूड तो रिदमिक ब्रीदिंग ही है, जिससे हमको परफेक्ट उसकी एनर्जी और सब मिलता है। तो वो एफिशिएंट यूज उसका हम कर सकेंगे अगर रिदमिक ब्रीदिंग होगा तो। और तीसरा जो है वो हमारा ये इनकमिंग इम्पल्स का। तो ये तीनों जो आते हैं उसको हमें कोई फिलोसॉफी और रिलीजन से नहीं जोड़ देना है, वो प्योर साइंटिफिक योगा प्रैक्टिसेस है। और अगर वो सही ढंग से आते हैं तो वो हमारे अंदर हायर पॉसिबिलिटीज को जगाने का काम कर सकते हैं। फ्यूल नंबर 1A, फूड। The unnatural way in which it is taken or not taken at all, that is fast, is the first cause of so much trouble to the system. अब जो फिजिकल फूड है, हमारा जो खुराक है, वो अगर हम अननेचुरल वे से लेते हैं हमारे अंदर, या बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो दोनों रूप में वो शरीर को तकलीफ देने वाला है। वो सबसे पहला कारण बन जाता है। तो जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, तो वो भी शरीर के लिए एक नुकसानकारक है, वो भी सिस्टम को बिगाड़ देता है। और दूसरा जो अननेचुरल वे से अगर फूड लेते हैं तो वो भी सिस्टम को बिगाड़ देता है। डू नॉट मेक फूड द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफी एंड मैनी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व स्ट्रेट अवे। तो ये इसको हम फूड को हम किसी रिलीजन या फिलोसॉफी से नहीं जोड़ेंगे। अगर नहीं जोड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो अपने आप में सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह जब हम कोई मान्यता से जुड़ के कुछ भी लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जो उसका जो है एक वो चीज़ लिमिटेड बन जाती है। तो जो बॉडी ब्रेन सिस्टम को जो ज़रूरी है उसके बदले में वो चीज़ लिमिटेड रूप में हमारे अंदर आती है, इसीलिए कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अगर इसको रिलीजन फिलोसॉफी से नहीं जोड़ते हैं तो हमारे प्रॉब्लम अपने आप में सॉल्व हो जाएंगे।
the fates of vegetarian diet, the fates of fast, the fates of concerning vegetables that grow underground, the fates of connecting food with phases of the moon in the name of religion, all speak of incurable ignorance. तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इनक्योरेबल इग्नोरेंस है, एक जो ठीक नहीं हो सके ऐसा एक अज्ञान है। तो क्या क्या उसमें उन्होंने बताया कि पहला तो वेजिटेरियन डाइट, कि कई लोगों का ऐसी एक स्ट्रिक्ट ये होता है कि नहीं वेजिटेरियन डाइट ही लेना चाहिए और वेजिटेरियन डाइट से ही हमारे अंदर अच्छी मनोस्थिति रहेगी। तो ये एक प्रकार का एक जिसको कहते हैं एक मानसिक एक ख्याल है या एक प्रकार की एक धुन है ऐसी व्यक्ति की। दूसरी बात कही कि द फेथ ऑफ फास्ट, तो उपवास के लिए कई लोग के अंदर ये इस प्रकार का एक ये आ जाता है कि नहीं उपवास और बार बार उपवास करते हैं, हफ्ते में कोई एक दिन रखते हैं। कई लोग मून की जो फेजिस है मतलब 11 होती है, पूनम होती है, उसके ऊपर लोग उपवास वगैरह करते हैं। या फिर कोई लोग जो है वो कुछ ऐसे वेजिटेबल अंडरग्राउंड जो उगते हैं जिसको हम कंदमूल कहते हैं, जैसे कि अदरक प्याज वगैरह, तो उसको मना करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों मत खाओ, इससे ये तामसिक फूड है वगैरह वगैरह बताते हैं। तो उसका भी ये कोई हमें अंदर फेड नहीं होना चाहिए। और या फिर ये जैसे कहा 11 पूनम वगैरह का भी कोई ये नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट इसको रिलीजन से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये फिर इनक्योरेबल इग्नोरेंस हो जाएगा। Then the other extreme in the name of science, balanced food, rich vitaminized food is equally the result of incurable ignorance. अब देखो ये उन्होंने तो यहाँ न सिर्फ कुछ ये खाओ वो खाओ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं, पर जो साइंस आज बता रहा है और उसके अंदर लोग इसको फॉलो करते हैं और हज़ारों लाखों मिलियंस डॉलर जो उसके पीछे लग जाते हैं ये विटामिनाइज फूड खाने के लिए, बैलेंस डाइट, इतनी कैलोरी आनी चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, ये सब जो है। तो यहाँ तावलिया जी तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें भी आप पढ़ते हैं तो फिर आप एक कंफ्यूज रहेंगे और ये भी आपका एक इनक्योरेबल इग्नोरेंस रहेगा। डू नॉट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट व्हाट इज सिंपल। तो हम जो सिंपल है, सिर्फ हमें जो भूख लगती है, जो सामने है, अच्छा खाना है वो खा लो, बस इतनी सिंपल बात है। पर इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, नहीं ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इस समय तो ये परहेज है, इस सीज़न में ये नहीं खा सकते, ऐसा करके हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। गॉड एंड नेचर हैज मेड ए ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन that can not only survive but can remain healthy with yesterday's bread or chapati with today's cup of tea। देखो बहुत बड़ी बात यहाँ कह दी है उन्होंने, एक सतायर है कि भगवान ने जो ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम बनाया है वो ऐसा अद्भुत है कि वो बहुत कम खुराक के अंदर, और जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो निकम्मा है, वासी खुराक है, उसको भी अगर मतलब कि कल की कुछ रोटी बोटी बची है और आज चाय के साथ में आप खा लेते हो, पर आपका मन अगर ठीक है तो ये खुराक खाने से भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, न शरीर को तकलीफ होगी न मन को तकलीफ होगी। तो ये तो हमेशा वो कहते थे कि भाई जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको तो वो ऐसी रोटी और चाय से ही काम गुजारा कर लेना पड़ता है, और फिर भी वो हमसे तो ज़्यादा हेल्दी है। हम इतने विटामिन खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। जो गरीब मजदूर है वो तो कल की सूखी रोटी भी खा लेगा, उसको कुछ नहीं होगा। फॉर हाउ अदरवाइज द पुअर दैट फॉर्म द बल्क ऑफ ह्यूमैनिटी इन द होल वर्ल्ड एंड मैनी ऑफ देम हु कैन इल अफोर्ड वन फ्रूगल मील अ डे शुड और कुड सर्वाइव। अगर ऐसा ही होता तो फिर इतने
लाखों करोड़ों लोग जो है वो फिर किस तरह जी पाते हैं कि भाई ये ऐसा ही विटामिन वाला खुराक ही खाना चाहिए और इस तरह का अच्छा गरम गरम खुराक खाना चाहिए। तो ये गरीब लोग जो है इनको तो इतना कम मिलता है, फ्रूगल मील मिलता है, छोटे से अल्प आहार उसको जिसको मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं ह्यूमैनिटी के अंदर और वो लोग जी रहे हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं। तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई पर्टिकुलर टाइप का खाना खाने से ही व्यक्ति हेल्दी रहता है, ये तो एक सिर्फ मान्यता ही है। We do not include here unhygienic condition of living that play havoc and not poor food. अब जो सोचना है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई हम जो अनहाइजीनिक कंडीशन के अंडर रहते हैं तो वो तो चीज़ को हम सोचते ही नहीं है। अनहाइजीनिक मतलब कि मेंटल लेवल के ऊपर हमारी जो स्थिति है वो अनहाइजीनिक स्थिति है। और ऐसी स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो वो तो एक हैवॉक की तरह, एक तबाही की तरह बात बन जाएगी। तो पुअर फूड उसका कारण नहीं है, पर हम जो जिस तरह जी रहे हैं अनहाइजीनिक कंडीशन वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसको तो यहाँ फिर वो इंक्लूड भी नहीं करते। व्हाट इज द वे टू ईट एंड व्हाट टू ईट? दिस इज मोस्ट सिंपल। Do not have fixed idea of cold and hot food served or any type of special food. Eat what comes your way, whatever you be, in whatever circumstances, but the more frugal the food, the better the bodily health. तो ये कहते हैं कि भाई कोई आप इसका कोई आपका फिक्स आइडिया मत करो कि भाई मुझे तो गरम गरम खाना ही चाहिए या ठंडा खाना चाहिए या कोई पर्टिकुलर प्रकार का ही खाना चाहिए। जिस तरह आपके सामने जो खाना आ रहा है, आपको जो परोसा जाता है वो उसको खा लो उसको। जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसिस है, जहाँ जो मिलता है उसको खा लो। पर वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट बात क्या है? बट द मोर फ्रूगल द फूड द बेटर द बॉडीली हेल्थ। तो जितना आपका आहार कम होगा इतनी आपकी हेल्थ ज़्यादा होगी। जो लोग पेट भर के खाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमें तो ध्यान करना है, योग करना है, आसन करना है, तो वो इससे कुछ नहीं होगा, ना हेल्थ अच्छी रहेगी ना कोई आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे अंदर जो खुराक जो है वो अल्प मात्रा में जाना चाहिए। जितनी बॉडी को ज़रूरत है इतना ही जाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक पेट एकदम फुल नहीं हो जाए तब तक संतोष नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी बाकी है, थोड़ा खा लूँ, एक और चपाती खा लूँ, संतोष नहीं होते हैं। ऐसे भी कई बॉडी ब्रेन सिस्टम होते हैं। इट इज इमटेरियल व्हाट फूड एज फ्यूल यू पुट इनसाइड योर बॉडी, इट इज हाउ यू पुट इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये इसका महत्व नहीं है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, पर आप कब खा रहे हैं और किस तरह, किस तरह आप खा रहे हैं, इसका महत्व है। Remember, a human being is normally a warm-blooded creature and is a daylight creature also and retires at night. We do not consider those who have to work at night. So eat well before sunset. The body is equipped to work 80% during daylight hours for internal digestion and only 20% after sunset. But what do we find these days? Life begins after 4 p.m. and so the main abuse of the body begins. तो यहाँ फिर ये बताते हैं कि भाई किस तरह ये हमें इसका जो टाइमिंग है उसके ऊपर वो ज़्यादा भार देते हैं यहाँ, कि कहते हैं कि भाई हम जो है वो वार्म ब्लडेड क्रीचर है, हमारा जो खून है गर्म खून वाले हम जीव हैं और हम दिन में ही काम कर सकते हैं और रात को हमें रिटायर होना पड़ता है, रात को सो जाना पड़ता है। पर हमारा इसीलिए हमारा जो डाइजेशन का संबंध है सीधा सूर्य के साथ है।
तो जब सनसेट हो जाता है, सूर्य जब ढल जाता है, उसके बाद में हमारा जो डाइजेशन जो है वो सिर्फ 20% रहता है। अगर सनलाइट के अंदर हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो 80% तक होता है, पर अगर सनसेट के बाद हम खाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम, ये सिस्टम ही इस तरह बनी है कि ये सन से रिलेटेड है, सन की ऊर्जा से चलती है। तो उसके बाद में जो लोग रात को खाते हैं और जितना लेट खाते हैं तो वो सिर्फ 20% जितना ही डाइजेशन होता है। और दूसरा ये होता है कि रात को जो लोग ज़्यादा खाते हैं और लेट खाते हैं वो ओबेस ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर चर्बी जो है वो ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है। तो ये एक खास योग के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ एक पॉइंट बताया है कि सनसेट से पहले हमें खा लेना चाहिए अगर खाना है तो। हालांकि तावरिया जी ने तो फिक्स टाइम दिया है कि 4 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, तो कई लोग, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं तो जानते हैं इसका महत्व कि 4 बजे के बाद नहीं खाने का कितना ज़रूरी होता है। पर कहते कि भाई अभी तो क्या करें, अभी तो लाइफ सबकी ऐसी हो गई है कि शाम को 4 बजे के बाद तो जैसे कि जीवन की शुरुआत होती है, इस तरह हम व्यवहार करते हैं। और ये जो हमारा बॉडी बिगड़ने का, एब्यूज़ होने का ये कारण बन जाता है, वहीं से एक शुरुआत हो जाती है। सेकंडली, फॉर ए डे ऑफ 24 hours, the quantity of food required for an adult over 25 years of age is 24 average morsels of food. अब अभी यहाँ क्वांटिटी भी उन्होंने बता दी है। तो कहते हैं कि भाई 24 घंटे के लिए आपको 24 मॉर्सल्स, मतलब 24 निवाला ही आपको लेना चाहिए। तो जैसे कि एक घंटा जो है वो 1 घंटे का निवाला से चल जाएगा। तो इस तरह का ये उन्होंने एक मेजरमेंट दिया है कि 24 घंटे के लिए 24 मॉर्सल्स, मतलब 24 निवाला आपका अगर है तो वो भी बॉडी को चल जाना चाहिए। हालांकि ये सब थोड़ी बात ये है कि जो लोगों ने एडवांस प्रैक्टिस की है उनके लिए ये सब संभव है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है। पर कहते हैं कि 25 साल के बाद ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये तो हम भी मानते हैं, सामान्य लोग भी समझते हैं कि भाई जो जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो दिन में 3 बार हम खाते हैं उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सुबह में थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और दोपहर को खाते हैं, रात को खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके लिए एक ट्रिक्स ये है कि आप दोपहर का लंच है उसको थोड़ा लेट कर दो, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक में कर दो, तो रात को भूख ही नहीं लगेगी और खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये भी टेक्निक है। और फिर ऐसा एक पॉइंट आता है, हालांकि सब नहीं कर सकते, पर कई लोगों के अंदर फिर दिन में एक ही बार, 24 घंटे में एक ही बार फिर खाना खाते हैं, ना नाश्ते की ज़रूरत पड़ती है ना शाम को और फूड की। हाँ, सुबह में ज़रूरी होते हैं तो कोई जूस वगैरह कुछ लेके चल जाता है। तो इस तरह बॉडी को धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ता है। द क्वांटिटी बीइंग फेयरली स्मॉल कैन बी हैड इन 1 meal, so it means only 1 meal a day during daylight hours, latest by 4 PM by any local time. तो ये जो है क्वांटिटी हमें फिर कम करके करके दिन में एक ही बार के ऊपर हमें आ जाना है और ये दिन के अंदर ही लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि काम धंधे वाले लोग होते हैं तो दोपहर को खाने का ठीक समय नहीं मिलता है, तो कई लोग दोपहर को नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर रात को घर आकर लेट से 9 बजे 10 बजे एकदम फुल पेट खाना खाते हैं। ये तो और गलत बात है। तो जो खाना है तो दोपहर को ही खाना चाहिए, क्योंकि वो डे लाइट के अंदर ही हमारा खाना हजम हो सकता है। तो रात को दोपहर का छोड़ के रात को खाओगे तो और गलती करोगे, तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Anything more than this is an abuse of food, is merely maintenance of the body, not its growth.
तो जो फूड है वो अगर ये इन चीज़ों से अगर हम और कुछ करते हैं तो ये तो एब्यूज़ ऑफ फूड हो जाएगा। दिन में एक बार से ज़्यादा खाते हैं या और प्रकार की कुछ करते हैं, लेट खाते हैं वगैरह, तो ये सब एब्यूज़ है। और फूड जो है वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो तो 25 साल तक ही बॉडी का ग्रोथ होता है। उसके बाद में आप कुछ भी खा लो, इससे बॉडी का ग्रोथ कुछ नहीं होता है। तो 25 साल तक इसलिए जो कम उम्र के लोग हैं वो दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका ग्रोथ है और उनका खाना हजम भी जल्दी हो जाता है। पर जो बड़ी उम्र के हैं उनके लिए तो एक मेंटेनेंस के लिए खुराक को लेना चाहिए। एंड व्हेन यू ईट डू नॉट ड्रिंक ऑल्सो, फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग डू नॉट गो टुगेदर। Eat and drink separately, half an hour between them. But we drink wines and beer, cold drinks, buttermilk, water, etc. Anything we can lay our hands on. This is the second main abuse. तो ये भी एक दूसरा एक नियम बताते हैं कि भाई अगर जब आप खाना खाते हो तो किसी प्रकार का भी लिक्विड को आपको लेना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में है तो वो लिक्विड नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ जो है खाना खाते समय खाना ही खाना चाहिए, और लिक्विड लेना है तो आधा घंटे के बाद आपको लेना है। And finally, do not brood if you are eating alone, or do not bring forth happy conversation if in company. तो एक दूसरा भी यहाँ एक नियम बताते हैं कि भाई आप जब खाना खा रहे हो तो विचारों के अंदर गुम होके मत खाना खाओ। मतलब विचारों में उलझे हैं और खाना खाते हो तो इस प्रकार खाना नहीं चाहिए। या फिर गॉसिपिंग करते हो तो वो भी नहीं है। कई लोग खाना खाते समय ठट्ठा मस्करी करते हैं, खाना खाते हैं और कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये सबको अवॉइड करना चाहिए। खाना खाते समय आप एकदम शांति से खाना चाहिए। आपकी कोई वीकनेस के ऊपर काम करना है तो जो करेक्टिव मेथड में बताया है इस तरह आप इसको कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो शांति से भगवान का आभार मानते हुए खाना खाओ। थैंक गॉड एंड नेचर, स्माइल, बी हैप्पी वॉट एवर यू बी ईटिंग एंड यू विल बी सरप्राइज हाउ मच योर हेल्थ इम्प्रूव। तो खाना खाते समय हमेशा खुश रहो अंदर से, और भगवान का आभार मानते रहो कि जो खाना मिला है उसके लिए शुक्रिया। तो ये करने पर हमारी हेल्थ बहुत जल्दी से अच्छी हो जाती है। We overeat, wrongly eat at wrong time and eat with wrong mind. तो ये 4 चीज़ जो है वो गलत है। कौन सी है? We overeat, अगर ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग होता है तो वो एक गलत चीज़ है। दूसरी wrongly eat, गलत ढंग से खाना खाते हैं। तो जैसे इस ऊपर बताया इस तरह कोई चिंता के अंदर विचारों में रह के खाना खाते हैं या कुछ ठट्ठा मस्करी करके खाना खाते हैं, तो ये सब जो है वो रॉन्गली ईटिंग है। ईट एट रॉन्ग टाइम, अब जैसे रात को खाना खाया वगैरह कुछ और टाइम पे खा लिया। कई लोग तो रात को 12 बजे भी स्टेशन पर खड़े रहकर खाना खा लेते हैं। तो ये सब जो है वो रॉन्ग टाइम खाने का है। एंड ईट विथ रॉन्ग माइंड, तो रॉन्ग माइंड के अंदर वही है कि कुछ चिंता या ब्रूडिंग वगैरह कुछ चल रहा है, उलझन में है, दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, और उस दौरान ऐसे विचारों के साथ खाना खाते हैं। या किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उसके बाद में तुरंत खाना खाते हैं। तो इस समय के जो खाना खाते हैं वो भी शरीर को नुकसान करता है। दिस आर द एब्यूज फ्रॉम विच वी मस्ट फ्री आवर बॉडीज। तो ये जो है ये सारी चीज़ों से हमें हमारे बॉडीज को मुक्त रखना चाहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू ईट एट ऑल, फॉर इन दैट केस वी मे डाई बट एटलीस्ट डाई हेल्दी।
तो अगर गलत रूप से खाने से तो नहीं खाना अच्छा है, क्योंकि नहीं खाने से अगर मर भी जाते हैं तो हम अच्छी तरह हेल्दी हम मरेंगे तो भी वो हेल्दी हमारा मृत्यु होगा।